हेलो, आ गए सब लोग। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके रॉयल इंस्टीट्यूट के। अच्छा, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ कि कल मैंने कहा था कि वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो करना है, क्या आप लोगों ने किए? हाँ, नहीं किए? चलो, किए कि नहीं किए बताओ। नहीं किए? वेरी गुड। क्यों नहीं किए? आए नहीं है? टेस्ट है कब? तो उससे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ मुझे। एक बात बताओ कि कोई 2-4 घंटे का काम है क्या ये क्वेश्चन करना? नहीं है ना? देखो, एक तो सूत्र है इसमें ना। क्या सूत्र है बेटा? सिफारिश की दर गुणा बटे, और अगर हेक्टेयर हो तो उत्तर आने के बाद उसका क्या कर देंगे? गुणा कर। अब अपने को एक चीज देखना है यहां पर कि सूत्र तो याद आएगा नहीं, क्योंकि सूत्र नाम की चीज अपने दिमाग में सेट होती भी नहीं है। तो अपने को डायरेक्ट याद करना। देखो इधर देखना, अगर मान लो सक्रिय तत्व 30% है, इसका मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम काम की चीज है, और 1 लीटर में कितनी है? अगर 30% सक्रिय तत्व है तो 1 लीटर से कितना पदार्थ मिलेगा? 300 ग्राम। 2 लीटर कितना मिलेगा? 3 लीटर कितना मिलेगा? ऐसे करते करते पहुंच जाओगे। अगर मान लो सक्रिय तत्व में 50% लिखा है, इसका मतलब 1 लीटर में कितनी मात्रा है? 2 लीटर में कितनी हो जाएगी? 1 किलो। और 3 लीटर में 1.5 किलो। तो ऐसे डायरेक्ट उत्तर आता है। देखो, एक सवाल अपन करते हैं कि यदि एक किसान अपने खेत में 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहता है। कितना देना चाहता है बेटा? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सक्रिय तत्व देना चाहता है ना? अब अपन यहाँ पे इसी के 3 सवाल बनाते हैं। कितने बनाते हैं? एक वो एट्राजिन है जो 50% शुद्धता का है, एक वो है जो 33% शुद्धता का है, और एक वो है जो 25% शुद्धता का। मतलब सवाल में लिखा है 50% WP, इधर लिखा है 33% WP, और इधर लिखा है 25% W। तो इसकी मात्रा 1.5 किलो के लिए किस हिसाब से अपन डालेंगे? अब इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो, पहले तो इधर देखो मेरी तरफ। सवाल समझ में आया? अरे, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब हमको कितना सक्रिय तत्व चाहिए? 1.5 किलो। तो हमको पहले अब खुद से पूछना है कि अगर 50% है, इसका मतलब 100 ग्राम में 50 ग्राम, 200 ग्राम में, 300 ग्राम में, 500 ग्राम में, और 1 किलो में आधा किलो, 500 ग्राम, और 2 किलो में, और 3 किलो में। क्या उत्तर आया? 3 किलो। अभी भी नहीं आया। दिमाग चलता ही नहीं है। मैं धक्का दूं इधर, नहीं, नहीं, नहीं। अरे, 50% का मतलब आधा तो पानी है और आधा एट्राजिन है ना? अपने को एट्राजिन कितना चाहिए? तो कुल पदार्थ कितना लेंगे? उसमें से 1.5 किलो क्या है? पानी है। और 1.5 किलो क्या है? एट्राजिन। 3 किलो डाल देंगे, है ना? फिर दूसरा है 33% वाला। इसका मतलब क्या है कि जब अपन 1 किलो शाकनाशी डालेंगे तो हमको 330 ग्राम या 333 ग्राम क्या प्राप्त होगा? एट्राजिन, है ना? मतलब 2 भाग पानी है और 1 भाग एट्राजिन। कितने भाग पानी है और 1 भाग क्या है? एट्राजिन है। तो अब मान लो मैं 1 किलो वो पदार्थ डालता हूं रसायन, तो एट्राजिन कितना मिलेगा? 333 ग्राम। 2 किलो डालता हूं तो 666। 3 किलो डालता हूं तो कितना आएगा? 1 किलो आ जाए 999 ग्राम।
कितना आया? अब 3 किलो डालने पे कितना आ गया? 1 किलो। तो 1.5 किलो डालने पे कितना आएगा? आधा किलो। तो 3 किलो और 1.5 किलो क्या होगा? 4.5 किलो। तो उत्तर क्या जाएगा? 4.5। फिर तीसरा देखो, ये क्या लिखा है? 25% मतलब 3 भाग पानी है और 1 भाग नाइट्रोजन है ना। तो 1 किलो डालेंगे तो 250 ग्राम, 2 किलो डालेंगे तो 3 किलो डालेंगे तो 4 किलो डालेंगे तो 5 किलो डालेंगे तो और 6 किलो डालेंगे तो कहां सूत्र की आवश्यकता है? डायरेक्ट सवाल होते हैं और डायरेक्ट ही करना है। सूत्र तो भूल जाते हैं, सूत्र में गड़बड़ हो जाती है। गणित धोखा दे सकता है, अपना खराब है, पर दिमाग थोड़ी धोखा दे सकता है। आया कि नहीं समझ में? चलो अब मैं 2 सवाल तुम्हारे लिए देता हूं। बताओ 20% वाला कितना डलेगा और 10% वाला कितना डलेगा? वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। देखो मुझे बताओ, 20% है मतलब 1 किलो में कितना है? 200 ग्राम। और 5 किलो में कितना है? तो एक बार तो 5 किलो लिख देंगे। 5 किलो में 1 किलो तो 2.5 किलो में आधा किलो। 1 किलो और आधा किलो 1.5 किलो, तो कितना डल जाएगा? 750 ग्राम। नहीं तो एक एक करके जाओ कि 1 किलो में 200 ग्राम, 2 किलो में 400 ग्राम, 3 किलो में, 4 किलो में, 5 किलो में, 6 किलो में, 7 किलो में। अब ये कितना डालना है? आधा किलो डालेंगे, 100 ग्राम और मिल जाए, ये हो गया 15, 7.5 किलो। ये वाला कितना डलेगा? हाँ, 15 किलो डल जाएगा। कैसे डलेगा? 1 किलो में 100 ग्राम है तो 10 किलो में 1 किलो और 5 किलो में आधा किलो, ये जोड़ दो। नहीं आया अभी भी समझ में? नहीं आएगा बेटा, अपने ने दिमाग को शुरू से बचपन से ऐसे ट्रेनिंग दे रखी है कि जहां गिनती लिख दे वहां बंद हो जाना। कुछ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, है ना। मान लो एक किसान अपने खेत में 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहता है और उसकी जो मात्रा है मार्केट में वो इस प्रकार से है, 25% WP। अगर ये गणित तुमसे हल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ये सवाल तुमको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि तुमको अभी जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं आते। उसमें यूं एग्रोनॉमी पे दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है कि एग्रोनॉमी समझ में नहीं आ रही। कितना आएगा? 6 किलो आ जाएगा। तो मैं भी तो यही समझा रहा हूं। जिस तरीके से आए उस तरीके से करो, बस सवाल को सही करो, नहीं तो क्या होगा? गलत कर दोगे, और गलत करोगे तो कितने नंबर का नुकसान होगा? तुम बताओ, ये 4 नंबर सुपरवाइजर परीक्षा में कितने मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं, वो भी एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में। भेरू बना दें। चलो और दूं सवाल? तुमको इतने सारे सवाल तो दे रखे। लो, 5 हेक्टेयर के लिए सल्फोसल्फ्यूरन की मात्रा। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल है ICR 2021 का, है ना। ये इसका सबसे कठिन सवाल, कल भी बताया था ना मैंने तुमको। चलो मैं दिखा देता हूं। हालांकि सल्फोसल्फ्यूरन कितना डलता है? 30 से 40 ग्राम, 35 ग्राम, है ना। और यहां 3 किलो डाल रहा है सवाल में। भेरू बन रहा है खेत को दी, पर अपने को आंसर लाने से मतलब है। ये नहीं है, ये नहीं है, वो आइसोप्रोटेरॉन वाला है। 17 नंबर का होना चाहिए उसको तो। यही है।
20 पे ये रहा, आईसीआर 2021 का ये है ना। चलो अब देखो इसमें, इस सवाल को थोड़ी देर पढ़ो ध्यान से, अपने कोई जल्दी नहीं है, खत्म कर देंगे आज वेट साइंस। ऑनलाइन वालों, अच्छा किसके किसके उत्तर आ रहा है, हाथ ऊंचा करो एक बार। 2 लोगों का आ रहा है, बाकी किसी का भी नहीं आ रहा। अब फिर दिमाग के घोड़े दौड़ा ना हो, पहले पहले मुझे बताओ कि कितना देना चाहता है? कहां लिखा है ऐसा? 3 किलो। खेत कितना बड़ा है? तो अपन जितना अपने समझ में आ रहा है इतना पहले सवाल को लिख लेते हैं। कितना देना चाहता है, इसमें किसका गुणा कर दूं? जितना देना चाहता है उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, और इधर हेक्टेयर का गुणा कर देंगे। अब अपने को क्या नहीं मिल रहा है? देखो मतलब इस सवाल में से अपन ने ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब बचा क्या है, क्या लिखा है? ये सक्रिय तत्व की मात्रा लिखी, इसको एक बार पढ़ो। 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति किलोग्राम। फिर से पढ़ो एक बार, एक बार और पढ़ो। 1 किलो में सक्रिय तत्व कितना है? 1 किलो में सक्रिय तत्व कितना है? 1 किलो में सक्रिय तत्व कितना है? अगर 250 ग्राम होता तो कितने प्रतिशत? अगर 500 ग्राम होता तो? और 750 ग्राम है तो? अब करो इसको। नहीं आया नहीं अभी भी समझ में? अरे बेटा 1 किलो में अगर 25% सक्रिय तत्व है तो कितने ग्राम होगा? 750 ग्राम। उसको क्या लिखेंगे? 0.25 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। फिर अगर 1 किलो में आधा किलो सक्रिय तत्व है तो उसको कितना प्रतिशत लिखते हैं? 50%। 1 किलो में अगर 3 पाव सक्रिय तत्व है तो वो 75% हुआ। लिखो, क्या लिखेंगे यहां? 75%। क्या आएगा? पक्का? देखो इसको अपन एक काम करते हैं, आया? पक्का? अरे बाहर आ गया, ऐसे नहीं काटना है। ये कितनी बार कटेगा? 15 5 75 होता है, 25 5 75। बोले आप काट रहे हो, हमारे लिए सब सही है। कितने हो गए? नहीं ऐसा वाला तो आता ही नहीं है सर, काट कैसे सकते हो किसी को? हाँ ये भी चलो अपन स्टेप बाय स्टेप करते। 300/75 गुणा 3 पंजे 1500/75। अच्छा देखो तुमको मैथ्स कम आता है, फिर भी मैं बता देता हूं, है ना। अगर इसको 10 गुना करेंगे तो क्या होगा? 750। और 20 गुना करेंगे तो क्या होगा? अरे गणित है ना अपना, उत्तर खुद लेके चलता है साथ में, उसको बस देखो ध्यान से उत्तर मुझे नहीं आता, 75 का भाग लगाऊं भैरू नहीं बन जाऊंगा मैं इसमें? पहाड़ आता है क्या? तो फिर मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा कि इसको अगर मैं 10 गुना कर दूं तो क्या आ गया, और 20 गुना कर दूं तो 20 ही उत्तर आएगा डायरेक्ट। बोले सर आप ऐसे भी कर सकते थे। 75 दूनी और बची जीरो कहां जाएगी?
हैं? चलो छोड़ो, गणित में और कंफ्यूज होते हो तुम। ये सबसे कठिन सवाल है इस पूरे चैप्टर का। अच्छा, इसके ऊपर वाला भी कर ही लेते हैं, अब यहां तक आए हैं तो। अब तुम भी तो करो ना यार, एक आध, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये वाला करो। देखो, दोनों साल सक्रिय तत्व लिखने का तरीका एक ही है उसका। तो सक्रिय तत्व को या तो डायरेक्ट प्रतिशत दे दे, या तो यूं कहेगा अब तुम निकालो। कैसे निकालेंगे? मान लो किसी ने लिखा 0.2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब कहना चाहता है कि 1 किलो पदार्थ के अंदर 0.2 किलो कितना होता है? 200 ग्राम सक्रिय तत्व है। बताओ कितने प्रतिशत हुआ? 20%। 0.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो में कितना है? 50%। 0.75 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, 1 किलो में 750 ग्राम, कितने प्रतिशत हुआ? बस ऐसा लिख देना। ये बहुत आसान चीजें, अपन इनको कठिन समझ के चल रहे हैं जिंदगी में। कठिन काम है दिन भर खेत में हल चलाना, उसको आसान समझते हैं अपन कि खेती कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ। हर सुपरवाइजर बन जाओ बेटा, जिंदगी सफल हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, रिश्ते आएंगे रिश्ते। लिखो शाकनाशियों का निरूपण। 6 उत्तर आएगा बेटा, 6 किलो। हेमराज वो कह रहा है कि 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का, 4 हेक्टेयर का बता दो, 50% WP में। अब देख, अगर 750 ग्राम 1 हेक्टेयर में लग रहा है ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे, सीधे 2 से काट देंगे। अब कितना हो गया ये? 1.5 किलो। 1 हेक्टेयर में कितना लगा? 1.5 किलो। तो 4 हेक्टेयर में कितना लगेगा? 6 किलो। नहीं आया समझ में? बस और क्या। अरे डबल लगता है ना 50% वाला, तो 3 पाव देना है, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 किलो। 1.5 किलो 1 हेक्टेयर में, 4 हेक्टेयर में 6। चलो, लिखा शाकनाशियों का निरूपण। इसका मतलब मार्केट में जब भी हम शाकनाशी खरीदने जाएंगे, तो हमको या तो ठोस अवस्था में देगा, या द्रव अवस्था में देगा, या धूल दे देगा, या दानेदार संरचना देगा। अगर कोई पैकेट बंद है तो हम कैसे पता लगाए कि इसके अंदर क्या है? तो अगर किसी के ऊपर EC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? या SL लिखा हुआ है। अब EC का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग? इमल्शन कंसंट्रेशन। द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन, मतलब विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है। जो मुख्य पदार्थ है शाकनाशी, वो भी द्रव अवस्था में है, जिसके अंदर उसको घोला गया है वो भी द्रव अवस्था में है। तो बोतल मिलेगी, पीना नहीं है। SL का मतलब सोल्यूबल लिक्विड या घुलनशील द्रव। ये भी कैसे मिलेगा? द्रव अवस्था में। इसको भी पानी में मिला दे। अच्छा मुझे बताओ, मैं पानी में अगर ऐसे 1 चम्मच घी डाल दूं और उसको जोर से
मिला दूं, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में टूट जाएगा। जैसे दूध में वसा पायस के रूप में पाई जाती है। इस पायस को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मतलब विलायक और विलेय दोनों है तो उसी के अंदर, पर दोनों पूरी तरह से आपस में मिले नहीं है। जबकि सोल्यूबल लिक्विड में क्या हो गया है? दोनों आपस में मिल गए। जैसे नींबू के रस को पानी में डालते हैं और फिर मिला देते हैं, पूरी तरह से मिल जाता है। तो सोल्यूबल लिक्विड और इसी में थोड़ा सा अंतर है, पर नॉर्मली दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है WP वेटेबल पाउडर या SP सोल्यूबल पाउडर। दोनों का एक ही अर्थ है, घुलनशील चूर्ण पाउडर, है ना। ये शक्कर और नमक की तरह कार्य करते हैं, जो पानी में घोलने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, क्योंकि इसके दानों का आकार या इसके कणों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, 3 माइक्रोन के आसपास। कितना होता है? फिर तीसरा नंबर आता है ग्रेन्यूल्स, है ना, दानेदार संरचना। जैसे नीम की खली है, अरंडी की खली है ना। ऐसी खलियों के अंदर उस शाकनाशी की मात्रा को पहले ही मिला दिया जाता है और फिर छोटे छोटे दानों की संरचना में बदल दिया जाता है। जब भी हम इसको खेत में डालते हैं तो इसमें पानी वानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्ट ले जाके मृदा में मिला दिया जाता है ना। ये ज्यादा से ज्यादा 5G 10G मतलब 10% से ज्यादा सांद्रता के नहीं मिलते। ठीक है। चौथा होता है D यानी डस्ट। डस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? धूल, है ना। तो ये ऐसे रसायन होते हैं जो बारीक पाउडर के रूप में तो होते हैं, पर इनमें कभी भी पानी मिलाया, इनको ऐसे सूखा ही छिड़काव किया जाता है। जैसे सल्फर की धूल उड़ाते हैं अपन, सल्फर डस्ट, है ना। इसको छिड़काने का एक यंत्र आता है जिसको कहते हैं डस्टर। देखा तुमने कभी? वो बहुत जोर से आवाज करता है, बुडर बुडर, नहीं देखा? अरे ज्यादातर लोग ऐसे यूं हाथ से फेंकेंगे सल्फर तो एक ही जगह गिर जाएगा, वो तो बर्बाद हो गया ना। तो फिर एक, तुमने देखा वो जो कुल्हाड़ी बनाने वाले लोग हैं, गाडोलिया समाज के, पहचानते हो तुम? उनके पास वो एक मशीन होती है हवा देने की, देखी क्या नहीं देखी? उसको घुमाते हैं हवा। डस्टर भी ऐसा ही यंत्र है, उसमें एक पंखा लगा रहता है, उसको घुमाओ तो तेज हवा देता है, इधर से थोड़ा थोड़ा सल्फर गिरता है और उस हवा से पूरी जगह में फैल जाता है ना। तो पूरे खेत में और आदमी के ऊपर सल्फर ही सल्फर हो जाता है। थोड़ा बच के रहना, बहुत खतरनाक है सल्फर। और आखिरी होता है फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट किसको कहते हैं हम लोग? धूम्रकनाशी। प्रश्न आता है कि धूम्रकनाशी कहां प्रभाव डालते हैं? श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, है ना। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सेल्फॉस, नाम सुना तुमने कभी? है ना। इससे फॉस्फीन गैस निकलती है। ये खाने की चीज नहीं फिर भी खा लेते हैं लोग, बताओ यार। ये तो सूंघ लो तो भी काम हो जाए, है। चूहा मार दवाई है। जो आदमी अपने आप को चूहा समझता है वही खाता है ना। सबसे ज्यादा केस इसी के आते हैं हॉस्पिटल में। अब तो मिलती भी नहीं है, मिलती है जवान लोगों को नहीं देता, वो तो जान पहचान का हो कि हाँ ये नहीं मरेगा तो दे देते। आदमी सल्फर खा लेता है, सल्फॉस, उसको नहीं लगता है कि आसान मौत हो जाएगी, फिर झटके खाता है, ऐसे उछल जाता है। एम्बुलेंस में ले जाओ ना तो इतनी जोर से झटका मारता, ऊपर छत में टकराता बटा। डॉक्टर भी मरने थोड़ी देते हैं, वो ये बिस्लेरिक बोतल खोल के मुंह में रख के यूं दबाते हैं तो पूरा पानी अंदर जाता, फिर वापस बाहर आता है। 100-200 लीटर पानी धो देते हैं उसको, और अगर गलती से बच गया है, अरे घर वाले नहीं, वो जिंदा लाश रहता है, वो जोर से सांस नहीं ले सकता, वो जोर से छींक नहीं, मर जाए कोई भरोसा नहीं उसका। उसको डॉक्टर मना कर देता है 5 किलो से ज्यादा वजन तू कभी उठा ही नहीं सकता, दौड़ना मत नहीं तो मर जाएगा।
खेल कर पूरे सारे ऑर्गन खराब हो जाते, सारे किडनी लीवर फेफड़े। ये तो बहुत खतरनाक चीज। परमानेंट डैमेज हो जाता है आदमी, डैमेज जिसको कहते हैं ना। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जब आदमी मरता है तो हरे रंग का हो जाता है। और बांस मारता है इतनी बुरी कि उसको जलाने भी नहीं जाते हैं लोग, फिर क्योंकि तुम ही जला दो यार। तुम देख लेना भाई हो, ऐसे ट्राई नहीं मारना कभी जीवन में। चले आगे, ये लिखोगे, लिख लो। हाँ, गांव में बच्चे धमकी देते दवाई पीने मरी जाऊंगा। मैं कहा जो बच जाते हैं उनसे पूछो। अरे बच जाते हैं भाई, बचा लेते हैं, आजकल डॉक्टर बहुत खराब है। वो मर जाए जो ठीक है, फिर वो बच गया ना। मेरे गांव में एक लड़का है, जिसने मेरे को एग्रीकल्चर दिलाया ना, उसी ने दवाई पी ली। वो ऐसे ही पारिवारिक विवाद में एक गिलास, और पी गया खरपतवार नाशी। हाँ, चारा मार दवाई पी ली। वो तो कांटेक्ट होता तो निपट जाता। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड पे लिया। अब वो पी के सो गया तो उसकी मम्मी को डाउट हुआ, उसने गांव में लोगों को बोला कि यार वो इकलौता ही, एक तो मर गया पहले सांप काटने से, और दूसरा बचा है, और इतनी 150 बीघा जमीन का इकलौता ही मालिक है, ये क्यों मर रहा है। तुम सोचो ऐसे ऐसे लोग भी मर जाते हैं जिनके जीवन में कोई कमी नहीं है। अब उसको ले गए, धोते धोते ही ले गए। हाँ, फिर इंदौर भर्ती रहा वो 40 दिन वेंटिलेटर पे, और बचा लिया उसको डॉक्टर्स ने। तो पहले अच्छा खासा आदमी था, वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता, कुश्ती लड़ा, पहलवान था। जब तो बच गया, हो हल्का पतला होता निपट जाता। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता, सांस भी बोलता भी धीरे, और दादू आ गए, वह फिर घर आना चाय पीने। मैं कहा थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं रे यार, अब क्या ही बोले। उसे अभी भी मजे लेते हैं लोग। दवाई क्यों पी ली यार देवेंद्र। बोले अरे ऐसे यार वो तो। और पी क्यों, मम्मी और बीवी की लड़ाई के बीच में वही दवाई पिला सकती है, एक ही कारण है। तो दोनों को अलग अलग रखो, पहली बात तो। दो शेरों को एक पिंजरे में रखना। बहुत खतरनाक है। डैमेज है परमानेंट। अभी भी डॉक्टर दिखाने जाता है, कभी खांसी परमानेंट हो जाती है उसके, 6 महीने तक खांसी, बुखार नहीं उतरते 2-2 महीने तक, हर साल टाइफाइड, मतलब। हाँ, खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म। मेरे से 2 साल बड़ा है बस, खाली और है। जिंदा लाश ही है वो। नहीं गए, राजपूतों में नहीं जाती है बेचारी, और कोई में होते चली जाती। राजपूतों में तो लाश ही जाती है फिर। चलो चले आगे। अरे चले क्या, पक्का। वेरी गुड, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं बस। अब देखो यहां पर एक शब्द आता है, विषाक्तता त्रिकोण। कभी सुना तुमने? इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी ट्रायंगल। ऐसा देखा तुमने कभी? कहां देखा? वो मच्छर मारने की आती है उसके ऊपर, हर जहर के ऊपर इसको लगाना अनिवार्य है, ऐसा किसने कहा? भारत सरकार। तो ये अंदर से हमेशा कैसा होता है? ऊपर की तरफ व्हाइट। ये व्हाइट क्यों होता है ये बताओ पहले, बाकी तो मैं बता दूंगा कि लाल पीला नीला हरा सब होता। ये व्हाइट क्यों होता है? शांति का नहीं है, ये रेफरेंस है। क्या है?
अगर ये सफेद है मतलब रेपर के साथ कोई छेड़खानी, ना वो ठंड गर्मी बारिश रसायन के प्रभाव से प्रभावित हुआ है। अगर मान लो ये खुद ही पीला पीला पड़ गया, इसका मतलब कि ये लाल असली लाल नहीं है। कई बार क्या होता है, लाल रंग है, अगर बहुत लंबे समय तक धूप में रख दो तो पीले में बदल जाता है, उड़ने लगता है। तो किसान कंफ्यूज हो जाए कि लाल वाला है कि पीला वाला। इसलिए जब तक ये सफेद सफेद है तो जो दिख रहा है वो सही रंग है, अगर ये खुद ही डिस्टर्ब है तो जो दिख रहा है वो सही रंग नहीं। इसलिए रेफरेंस है। रेफरेंस समझते हो तुम? रेफरेंस का मतलब रेफरेंस का मतलब है कि ये वो देखने के लिए कि रेपर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है ना। ये सफेद है मतलब सही दिख रहा है, ये अगर पीला पड़ गया मतलब ये खराब रेपर हो चुका है। अब दूसरी विधि से देखना पड़ेगा क्या चीज है, ठीक है। अब ये अगर लाल है तो ये सबसे ज्यादा जहरीला है, और ये अगर पीला है तो लाल से थोड़ा सा कम जहरीला है, और ये नीला है तो थोड़ा और कम जहरीला है, और हरा है तो सबसे कम जहरीला है। तो कौन सा पीना चाहिए? कोई सा भी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जहरीला कौन सा होता है? इसमें खोपड़ी भी बनी रहती है लाल वाले के साथ, कि सिर्फ खोपड़ी ही बचेगी। सर्वाधिक जहरीला कौन सा है? लाल है। और उससे कम? अधिक जहरीला? पीला। मध्यम जहरीला? जहरीला शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे, विषाक्त होना चाहिए, पर क्या कर सकते। और कम जहरीला? तो मच्छर मारने वाली लाओ ना, तो हरी वाली लाना, नीली वाली ले आते हैं लोग। अरे वो पैसे दे के सब पास करा लेते गवर्नमेंट से। अपने को ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, है ना। ज्यादा हरा वाला नीला वाला, लाल वाला मत ले आना, वो नहीं आता है मच्छर मारने में। अब मुझे बताओ ये कितना जहरीला, अपन ने कह तो दिया सर्वाधिक। तो एक शब्द आता है LD50 mg पर केजी। अब ये तो पूरा साइंस ही हो गया। LD को कहते हैं लिथल डोज, घातक डोज कितना हो सकता है ना। mg पर केजी का मतलब 1 किलोग्राम खरपतवार को नष्ट करने के लिए कितने मिलीग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी। फिर से पढ़ो एक बार। 1 किलोग्राम खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायन की मिलीग्राम में मात्रा, जो उसकी जनसंख्या को आधा कर दे, पूरी तरह से नष्ट उसकी जनसंख्या को। तो यह जहां हरा अपने को 5000 मिलीग्राम से भी अधिक चाहिए, वहीं अगर इसके स्थान पर नीले वाला प्रयोग करें तो ये 500 से 5000 मिलीग्राम पर्याप्त है। और इसकी जगह अगर अपन पीला प्रयोग करें तो ये 50 से 500 मिलीग्राम में ही काम कर देगा। और अगर लाल प्रयोग कर दिया तो मतलब इससे 10 गुना जहरीला ये है, और इससे 10 गुना जहरीला, और इससे 10 गुना जहरीला। और अपन असली किसान है, खतरों के खिलाड़ी। वो लाल डब्बा है, उस पर लिखा है उपयोग के बाद भूमि में 5 फीट की गहराई में दबा दे। वो आदमी सोचता 1500 का डब्बा है तू, तुझे मैं छोड़ूंगा तो उसकी गर्दन काट देते हैं, और उसमें 2 छेद करते 180 डिग्री में, और एक तार बांध देते हैं। और ये ट्रायंगल पहले लाल रहता है, फिर पीला हो जाता है, फिर नीला हो जाता है, फिर हरा हो जाता है। उसका ऐसा उपयोग करते हैं कि वो भी शर्म के मारे। लिखो लिखो। शर्म से पानी पानी हो जाता है। देखो एक बहुत अच्छा अपना जो है ना प्राचीन कालीन उत्सव छीन लिया गया है।
तुम सोचो, ठंड गर्मी बारिश का एहसास, कभी हरी घास, कभी रेत, कभी चट्टान, लीथल डोज। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को सुविधा उपलब्ध नहीं जितने ऑप्शंस किसी गांव में उपलब्ध है। ढेलेदार मृदा, चिकनी मृदा, काली मृदा, पीली मृदा। कई बदमाश बच्चे रहते हैं गांव में पेड़ पे, वहां भी स्टंट करने लग जाते, बताओ यार। कई दुश्मन प्रकार के लोग होते हैं, वो जानबूझ के गड़बड़ करके जाते हैं। लड़ाई हो जाती है ना, बोले रुक जा। हाँ, पीछ पे। तो कह रहे सर हमारे पड़ोस में एल्यूमिनियम के डब्बों को धोकर उसमें बर्फ जमाते हैं, वही आइसक्रीम खाना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। देखो, एक पूछ रहा सर ये बताओ सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं लिख पाए चारों वेद 18 पुराण में, मैं कैसे बताऊंगा? है? चले आगे। हैं? सच बताओ, भगवान की कसम, बस मेरी कसम वसम मत कर। अब खाली लिखने का काम है, तुम लिखो यार, मैं लिख लिख के थक गया हूं। मैं इतना अगर मेरे कॉलेज लाइफ में लिख लेता ना, बोल बोल के लिखा दूं। लिखो एला क्लोर। देखो, अब अपन पढ़ेंगे व्यवसायिक नाम या व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम। ये ट्रेड नेम क्या होता है? देखो, मान लो कि कोई एक पदार्थ है, एक शाकनाशी है ना? अब वो शाकनाशी चार कंपनियां बना रही है, चारों एक ही नाम से बेचेगी, तो ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। तो सब फिर कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट रखती है। जैसे कल मैंने बताया था, अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिखता है पैरासीटामोल 500 mg। क्या लिखता है? पैरासीटामोल। अब अपन मार्केट में जाते हैं तो सामने वाला अपने को क्रोसिन दे देता है, अपन उससे लड़ सकते हैं क्या कि तूने पैरासीटामोल क्यों नहीं दी? वो कहेगा वही है भाई साहब, खाली नाम क्रोसिन है, अलग कंपनी। फिर दूसरे वाले के पास वही पर्चा लेके जाओ तो वो पैरासिप दे देता है, अपन के यार ये अलग आदमी है यार। तीसरे वाले के पास जाओ, विक सेक्शन 500 दे देता है, उसमें भी क्या है? पैरासीटामोल। चौथे के पास जाओ, वो डोलो दे देता है, उसमें भी क्या है? पैरासीटामोल। तो दवाई तो एक ही है, पर अलग अलग कंपनियों के व्यवसायिक नाम अलग अलग है। वैसे ही शाकनाशी जब मार्केट में लेने जाते हैं तो इनके कई प्रकार आते हैं, अपन एक एक ही लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो लिख लेते हैं, क्योंकि 25-25 नाम लिखेंगे फिर याद नहीं होंगे, है ना? तो इधर की तरफ तो क्या लिखा हुआ है? शाकनाशी का वैज्ञानिक नाम। और इधर वो मार्केट में किस नाम से मिलता है, जैसे एलाक्लोर किस नाम से मिलेगा? लासो। फ्लूक्लोरेलिन को क्या कहते हैं? बेसा। तो बस ये याद करना है, और क्या, और सारे इंपॉर्टेंट। 18 है जिसमें 17 इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा मैं, तो फिर एक ही बचेगा। एलाक्लोर को क्या कहते हैं? लासो। सीमाजिन को एक्वाजिन, एट्राजिन को एट्राटॉफ, फ्लूक्लोरेलिन को बेसालिन, पेंडेमिथिलिन को स्टॉम, ब्यूटाक्लोर को मचेटी, पेराक्वेट को ग्रोमोक्सोन, और डाइक्वेट को रिगलोन, और ग्लाइफोसेट को राउंड अप। राउंड अप आता है मॉन्सेंटो कंपनी का, जो कपास में बुआई के पहले प्रयोग किया जाता है, एक ही बार में सभी खरपतवारों को नष्ट कर देता है। प्रोपनिल को स्टॉम्प F34।
एक बात तो है यार, सुपरवाइजर वालों को पढ़ाने का अलग आनंद है। बोले सर आप पहले तारीफ करते हो फिर ऐसे एकदम से झटका मारते हो। आनंद इस बात का है कि कोशिश पूरी करते हैं और समझ में उनको कुछ नहीं आता है। देखो एक कमेंट आया कि सर चयनात्मक और अचयनात्मक शाकनाशी समझाओ। बेटा जो सभी पौधों को नष्ट कर दे वो अचयनात्मक, और जो विशेष प्रकार के पौधों को मारे वो चयनात्मक। समझा देते हैं, एक लाइन की बात है। फिर बच्चे कहते हैं कि आप मजे लेते हो, डाउट पूछते हैं। मजे नहीं लेता हूं, मैं तो ऐसे ही खुश आदमी हूं यार मेरे जीवन में। तुम बताओ, सुबह उठता हूं, नहा धो के यहाँ आ जाता हूँ, शाम को घर जाता हूँ, नहा धो के सो जाता हूँ। अब बताओ मैं खुश कब रहूंगा? दिन में नहीं रहूं यूं। जब तक आदमी पुलिस में भर्ती नहीं होता ना, तब तक उसको ऐसा लगता है कि पुलिस वालों की मार्केट में बहुत इज्जत है। जब कांस्टेबल बन जाता ना आदमी, चौराहे पे ड्यूटी लगा देते हैं। वो चौराहा जहां पानी की बोतल भी पुलिस नहीं देती, न छतरी देती है, न कुर्सी देती है बैठने के लिए। और मान लो किसी से कुछ कह दिया तुमने बड़े अधिकारी से, तो फिर वहां लगाती है जहां दो जिले की बॉर्डर मिलती है आपस में, हाईवे पे, वो नई ड्यूटी लगा देती है। जहां नेटवर्क भी नहीं मिलता है। अब सोचो, जंगली जानवर भी आ सकते, जंगली आदमी भी घूमते हैं रात में। ये पूरा लिख लो फिर लिख लेना ना यार। अभी तो मुझे पता है 6 मिनट लगेंगे तुमको ये सब लिखने में। एक आदमी के लिखने से मैं अगर आगे बढ़ जाता तो फिर क्या ही बात थी। अभी तो ऐसे लोग हैं जो इस आइसोप्रोटिरोन को 6 बार देखेंगे। आइसो आइसोप्रोटिव। देखो 240 का प्रयोग छोटी पत्ती वालों में करते हैं ना, तो बताओ सोयाबीन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? टीवी बंद हो गई? चलो लिखो। देखो बेटा, अगर तुमको ये पूरा एग्रोनॉमी याद हो जाए, वैसे तो कठिन काम है, तो तुम दूसरी बुक भी पढ़ सकते हो, इसमें है ना कोई खास रोक टोक नहीं है। वैसे तो इसके बाहर आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी मार्केट में एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें इतना कुछ लिखा हो। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा, वो बात अलग है, पर वो सारे टॉपिक कवर करे ऐसा जरूरी नहीं है। किताब लिखना एक बहुत अच्छा काम है राजस्थान में। मुझे भी कई लोगों ने सलाह दी। अभी एक तो थोड़े दिन 4-5 दिन पहले ही देके गया। उसने मेरे को बताया कि 2 लाख लोग परीक्षा देंगे सुपरवाइजर की। आप एक किताब पे 100 रुपए का फायदा कमाओगे तो 2 लाख के पीछे 2 जीरो लगाना है।
2 CR का मामला। मैंने कहा सब थोड़ी खरीदे। बोले आधे खरीदेंगे तो 1 CR का। मैंने कहा अच्छा, आधे भी नहीं खरीदे तो? बोले आधे के आधे खरीदे तो भी 50 लाख। मैंने कहा वो भी नहीं खरीदे तो? बोले आधे के आधे के आधे तो भी 25 लाख। तो इस लालच में कई लोगों ने किताबें लिखी। ऐसे लोगों ने भी किताब लिखी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। जब किताब लिखी तब सेकेंड ईयर में, अब तो डिग्री हो गई होगी। मतलब अपने रॉयल के स्टूडेंट ने किताब लिखी हुई है। और वो कैसे लिखी, कहां से लिखी, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, तो भगवान मालिक है, पर लिख दी। मैं ऐसे आदमी जानता हूं जिसने 25-26 किताबें लिख रखी है। हर साल एक लॉन्च। जब सुपरवाइजर आता है नई बुक लॉन्च हो जाती। फिर बच्चा पढ़ लेता है, उस पर भरोसा कर लेता है और पता चलता है इसमें आधा मैटर तो कवर हुआ और आधा नहीं हुआ। तो फिर इसलिए मैं किताब नहीं लिखता हूं, पता है। चलो चले आगे। क्योंकि मैं लिखूंगा 1000-1200 पेज की, तुम खरीदोगे ही नहीं। तुमको चाहिए 25 रुपए की किताब जिसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। अच्छा, ऐसे लोग भी है मार्केट में। मान उन्होंने क्या करा, सुपरवाइजर सारे पेपर लिए, सब प्रश्नों को लाइन टू लाइन लिख लिया, फिर टॉपिक वाइज कर दिया और बुक छाप दी, और उस पर लिखा कि एक भी क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं गया। लिख लिया बेटा। अब ये वाला चार्ट है जिसको अपन ने लिख रखा है एक बार, तो याद है तुमको? है? तो फिर से लिखना चाहते हो क्या? तुम बताओ। तुम लिख तो लोगे, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। हैं? सही बताओ। टेम वेम की तो चिंता नहीं है अपने को। टेम बहुत है अपने पास। नहीं लिखोगे ना? चलो तो एक चीज लिख लो फिर। वैसे तो उसमें से अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि लिख लो, तो लिख लो यार, क्या है। अरे रुक जाना यार। अच्छा चलो ऐसे ही समझा दो, तुम्हारा मन हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, है ना। यह है शाकनाशियों का रासायनिक वर्गीकरण। क्या है बेटा? जिसमें पहला प्रकार लिखा हुआ है ट्राइजिन समूह, एट्राजिन, सीमाजिन, ट्राइजिन। क्या समझ में आया? जिसमें जिन जिन आता है पीछे, वो कौन सा समूह है? ट्राइजिन समूह। फिर बाइब्रिलिडियम तो अलग से याद कर लेना, पैराक्वाड डाइक। फिर देखो डाई नाइट्रो एनिलीन्स, ये बहुवचन है। अगर इसको एक वचन लिखे तो क्या हो जाएगा? फ्लूक्लोरेलिन, ट्राइफ्लूरेलिन, पेंडिमिथेलिन। तो जिसमें जिन आए वो ट्राइजिन, और जिसमें नील आए वो पेंडिमिथेलिन। ये डाई नाइट्रो एनिलीन। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इमेडाजोलाइन, इमेडा क्लोरोपिड। मतलब वो ऐसा ही नाम रखते हैं जिससे पता चल जाए कि ये कौन से वर्ग का रसायन है। जैसे यूरिया, यूरोन वर्ड आएगा, देखो पढ़ो एक बार। सल्फो सल्फ्यूरॉन, मेड सल्फ्यूरॉन। बस और क्या। लिखोगे? लिख लो। जिनको नहीं लिखना हो मत लिखो, जिनको लिखना हो लिख लो, है ना। पर इसके ऊपर लिख लेना लेस इंपॉर्टेंट, ताकि जब रिवीजन करो तो थोड़ा तुम्हारे। देखो कल मेरे को है ना पढ़ाते पढ़ाता हूं, है ना, कि एक तो मैं बढ़िया लिखवा रहा हूं, पूरी डिटेल, पूरी थ्योरी वगैरह 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 वगैरह, है ना। और दूसरा अपन यूं कर सकते हैं कि मैं शॉर्टकट शॉर्टकट लिखवा दूं, तो तुम्हारे रिवीजन करने में थोड़ा कम समय लगेगा। पर कई बार क्या होता है, शॉर्टकट लिखवाने में जब आदमी रिवीजन करने जाता है तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों लिखा था, क्या लिखा था, है। हाँ, जो क्लास में सब ध्यान से बैठा रहता है उसका तो फायदा होता है, पर वो फोटोकॉपी करा के जो ले जाता है उसके नोट्स,
उसके तोते उड़ जाते हैं। मैं तो अलादीन का जिन हूं, तुम जो बोलोगे जो कर दूंगा। तुम बोलो शाम तक इकोनॉमी खत्म, खत्म। तुम बोलो 10 दिन में खत्म, खत्म। 20 दिन में खत्म। तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और तुम्हारी भी अलग अलग समस्या है, तुम अलग अलग तरह के लोग एक ही क्लास में बैठे हो। क्योंकि अपने हिसाब से आते हैं एडमिशन लेने, मौसम के हिसाब से मुहूर्त निकाल के। अभी तो अभी और आएंगे हैं। आखिरी तो 1 मार्च के दिन भी एडमिशन आ सकता है। सर 7 दिन में कितना पढ़ा सकते हो बताओ, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। दूसरी कोचिंग से अवतार ले लेते हैं डायरेक्ट कि सर मैंने साल भर तो फलानी कोचिंग में पढ़ाई करी पर मुझे मामला नहीं जमा। अरे भाई बहुत टाइम नहीं लग गया तेरे को जमाने में मामला? सर प्लीज कुछ करो ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। अपन उसको भी बेचारे को निराश नहीं करते, उसको भी कहते तू बैठ, खाली पैसे दे दे बस। बाकी तो जितना हम कर पाएंगे 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। कई लोग पिछले साल से पढ़ रहे हैं, वो आराम से सोते हैं, नाश्ता करते हैं, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर 2-3 मूवी निपटाते हैं, फिर आते हैं। हाँ ऐसे भी है प्राणी। नहीं ऐसा ऐसी कोई अवधारणाएं हैं सारी बातें। बाकी तो जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है, उसका किसी चीज से कोई लेना देना, उसने कब एडमिशन लिया है, वो 12वीं पास है कि बीएससी है, ये सारी फालतू बातें। जो पूछा जाता है वो अगर पढ़ लिया तो सिलेक्शन है, नहीं पढ़ा तो नहीं है। कई बार बचे सर कितने घंटे पढ़ूं सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई तू घड़ी देखेगा पढ़ाई करेगा। ये मामला कैलकुलेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मामला है। कुछ क्वालिटी वाले बच्चे आते हैं 20 दिन में आरसीए मिल जाता क्रैश कोर्स में, उनकी सीखने की क्षमता ज्यादा है। कुछ 3-3 साल से यहीं पड़े हुए हैं, उनके टेस्ट में 25% नंबर भी नहीं आते, उनका क्या करेंगे अपन? तो सिर्फ रॉयल में एडमिशन ले लेना भर ही काफी नहीं है। और दो चीजें देखी मैंने, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना उनके कम सिलेक्शन होते हैं, और जो जुझारू बच्चे होते हैं ना, मेहनत है कि भले आज समझ में नहीं, आज सर मैं सब याद कर लूं, हाँ कर ले, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे, मैं भी यूं सोचता कि ये तो ढोर है इसका क्या होगा, पर जब उन ढोरों ने इतिहास रचा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा वाह यार। हाँ एक ठस आदमी चाहिए बस सिलेक्ट होने के लिए। ठस समझते हो तुम? जो ये नहीं सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये वो यूं सोचता है कि मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि वो तो 20 ही प्रश्न आएंगे पूरी किताब में से, एग्रोनॉमी में से, वो सरप्राइज है। और कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो यूं ही जनरल ऑब्जर्वेशन से ही सही हो जाते हैं, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता। पुराने जमाने की बात अलग, पहले प्रश्नों में आता था बीज दर पूछते थे, न एनपी के पूछते थे, न ये पूछते थे वो। आजकल तो देखा ना 2024 का पेपर तुमने, डिजाइन ही चेंज कर दिया एग्जाम। कुछ प्रश्न डेटा के आते हैं, कुछ क्वेश्चन दिमाग चलाने के आते हैं, और वो चलाना ही पड़ेगा। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा इसमें से इंपोर्टेंट कितने लगाना है, लगा लो। देखो देखो, एक तो इंपोर्टेंट लगाओ बाइप्रिलिडियम, एक लगाओ एलिफेटिक्स, और एक एमाइड और एसिटामाइड। भले सर जिनके बारे में ट्रिक नहीं बताए उनको इंपोर्टेंट बता रहे हो ताकि तुम उसको याद कर लो। बाकी तो कर लोगे, जिन जिन से ट्राइजिन, लिन लिन से डाई नाइट्रो एनिलिन, इमेडा से इमेडा, और यूरोन से यूरिया। बाकी 3 और याद कर लोगे तो पूरा ही चार्ट याद हो जाएगा, बस और क्या। चलो अब मेरे पास है ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं
बहुत सारे मतलब इतने। तो मैं तुमको एक्सप्लेन भी करता जाता हूं और तुम लिखते भी जाओ, है ना। सबसे पहली बात करते हैं अपन, नैपसेक स्प्रेयर की क्षमता 15 लीटर होती है। नैपसेक स्प्रेयर किसको कहते हैं? वो जो पेट पे टंकी टांग के और स्प्रे करते हैं ना, उस फुस फुस स्प्रेयर को क्या कहते हैं? नैपसेक। ये 9.5 लीटर से लेकर 22.5 लीटर तक आता है, पर नॉर्मली कितने लीटर वाला आता है? 15 लीटर की टंकी। अब इसमें जो नोजल प्रयोग होता है, नोजल किसको कहते हैं बेटा? हाँ, वो जहां से फुहार निकलती है ना। अब नोजल अपन ने लगा दिया, अपने को तो मालूम ही नहीं कि किस प्रकार का नोजल है, तो क्या करते हैं, उसमें 3 बार हवा भरते हैं, फुस फुस फुस, और एक दीवार के पास ले जाके एक बार स्प्रे छोड़ते हैं। कितनी बार? अगर वो स्प्रे हमको कुछ इस प्रकार से आयताकार दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है बेटा? इसको कहते हैं फ्लैट फैन नोजल। क्या कहते हैं? फ्लैट फैन नोजल। ये प्रयोग होता है शाकनाशियों के छिड़काव के लिए। किसके लिए होता है बेटा? है ना, ऐसा चौड़ा फव्वारा चलता है उसमें। दूसरा, तुमने बर्थडे की टोपी देखी क्या? कैसे आकार की होती है? उसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं बेटा? एक बर्थडे की टोपी रख दे जमीन पे और उसके ऊपर स्प्रे करे तो स्प्रे कैसा होगा? ऐसा गोला जो बीच में से कैसा होगा? खोखला। खोखले को अंग्रेजी में कहते हैं होलो, और शंकुआ कवार को क्या कहते हैं? कोन। होलो कोन नोजल कीटनाशी के छिड़काव में प्रयोग। मतलब अगर दीवार पे ऐसा निशान बने जिसमें अंदर से तो खाली सूखा स्थान दिखे और चारों तरफ उस घेरे में स्प्रे दिखाई दे, तो इसको क्या कहेंगे अपन? होलो कोन नोजल, है ना। एक और नोजल आता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड कोन नोजल। ऐसा घेरा बने जो पूरा अंदर से भरा हुआ रहे, तो इसको क्या कहेंगे? सॉलिड को, है ना। पर ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बाकी के नहीं। तो पहले लाइन में तो लिखो, नैपसेक स्प्रेयर की क्षमता 15 लीटर होती है। मैं बोलता जाता हूं ताकि बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। नैपसेक स्प्रेयर की क्षमता 15 लीटर होती है। कोष्टक में लिखना पीठवाही यंत्र। क्या लिखोगे? पीठवाही यंत्र। इसका अर्थ क्या है? हाँ, किसान पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा यंत्र पीठवाही यंत्र है? हेरो, हो, दंताली, नैपसेक स्प्रे। चलो अगली लाइन में लिखो, फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग शाकनाशियों के छिड़काव के लिए किया जाता है। जबकि, फिर से बोलूं, फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग शाकनाशियों के छिड़काव के लिए किया जाता है, जबकि होलो कोन नोजल का प्रयोग कीटनाशियों के छिड़काव के लिए किया जाता है। जबकि क्या लिखा? होलो कोन नोजल का उपयोग कीटनाशियों के छिड़काव के लिए किया जाता है ना। अगली लाइन में लिखो, गेहूं सा ऐसा पहला खरपतवार है
जिसने गेहूं सा ऐसा पहला खरपतवार है जिसने शाकनाशी कोष्टक में लिखना आइसोप्रोट्यूरॉन। गेहूं सा ऐसा पहला खरपतवार है जिसने शाकनाशी, कोष्टक में क्या लिखना है? आइसोप्रोट्यूरॉन। लिख पाते हो? कोष्टक बंद। प्रतिरोध दर्शाया। जिसे सर्वप्रथम मलिक नाम के वैज्ञानिक ने हिसार में देखा। हिसार कहां आता है? हरियाणा, है ना। कुछ लोग पंजाब जबरदस्ती ऐड करते हैं उसमें, है ना। जिसे सर्वप्रथम मलिक नाम के वैज्ञानिक ने हिसार हरियाणा में देखा। तो प्रथम शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार किसको माना गया है? गेहूं से। फिर लिखो सिमाजिन का प्रयोग शैवाल नियंत्रण में भी किया जाता है। सिमाजिन का प्रयोग शैवाल नियंत्रण में भी किया जाता है। देखो अब एक लाइन लिखी, शाकनाशियों का प्रयोग, है ना, मुख्यतः जल तनुकारी विलयन का उपयोग। इसका मतलब क्या है? पानी में घोल के उपयोग कर। तो अपन डायरेक्ट लिखो इसको कि शाकनाशियों को पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। जबरदस्ती क्यों उसको कठिन बनाओ? शाकनाशियों का प्रयोग पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। फिर लिखो अगली लाइन में, एट्राजिन का प्रभाव खेत में एट्राजिन का प्रभाव खेत में काफी लंबे समय तक रहता है। एट्राजिन का प्रभाव खेत में काफी लंबे समय तक रहता है। कोष्टक में लिखना 2 वर्ष तक। एट्राजिन का प्रभाव खेत में काफी लंबे समय तक रहता है। इस कारण इसे लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट। इस कारण इसे बोर्ड पे लिखा देखो, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड कहा जाता है। लिख लिया? इसका प्रयोग मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। और अपन ने लिख ही लिया, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना में। किस में किया जाता है बेटा? C4 पौधों में, है ना। अगला लिखो,
क्या बोलूं? अगला लिखो, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। बस नहीं, पूरा लिखना है सब। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड नहीं लिखा अभी। बस और क्या, इसका प्रयोग मक्का ज्वार बाजरे में, वो तो कल ही लिख रखा ना अपन ने, डबल क्यों लिख। अगला लिखो, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। है ना? कोष्टक में लिख लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीड साइंस। हर साल नाम बदल रहे हैं यार, ये कोई बात होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीड साइंस, जबलपुर मध्य प्रदेश। इसके प्रथम डायरेक्टर वी.एन. भान थे। वी.एन. भान, ये लिखा ना, देखो। अब गेहूं और गेहूं सा में अंतर तो अपन तभी पढ़ेंगे जब गेहूं पढ़ेंगे, है ना? यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां कोई मतलब नहीं है उस बात का। काला भूरा होता है, इतना वजन होता है। ओए, चलो आगे लिखो, मृदा जीवाणु नाशक खरपतवारनाशी। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों को तो मारते ही मारते हैं, जीवाणु नाशक की तरह यानी एंटीबायोटिक्स की तरह भी काम करते हैं। डायूरोन, एट्राजिन, सिमाजिन। मृदा जीवाणु नाशक शाकनाशी। कौन कौन से? डायूरोन, एट्राजिन, सिमाजिन। लिखो, मृदा में इनका प्रभाव। हाँ हाँ, नाम लिख लो ना। डायूरोन, एट्राजिन, सिमाजिन। लिख लिया बेटा? फिर लिखो, मृदा में इनका प्रभाव 4 से 24 माह। मतलब कितने साल तक रह सकता है? 2 साल तक। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट 2 साल के बाद मिलता है ना? चलो नेक्स्ट, अगला लिखो, मृदा धूम्रक नाशी, सॉइल फ्यूमिगेंट्स। मृदा धूम्रक नाशी। क्या लिखो? कार्बन डाइसल्फाइड और मिथाइल ब्रोमाइड। लिखा? चलो अगला लिखो, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्रांतिक अवस्था। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्रांतिक अवस्था, जैसे सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था पढ़ी ना हमने, 8 और 9 बैच वालों ने नहीं पढ़ी होगी, वैसे ही खरपतवार नियंत्रण के लिए क्रांतिक अवस्था। देखो, क्रांतिक अवस्था किसको कहते हैं? जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी अवस्था जब फसल के पौधों में खरपतवार नियंत्रण अगर नहीं किया जाए तो उपज में
भारी कमी आ जाती। साधारण रूप से देखा जाए तो किसी फसल के जीवन काल को 3 हिस्सों में बांट दो। कितने हिस्सों में बेटा? मान लो कि 120 दिन फसल अवधि है, तो 3 हिस्से क्या हो जाएंगे? 40 दिन, 80 दिन और 120। तो ये जो शुरुआती 1/3 समय अवधि है, इसको माना जाता है खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। किसी फसल के जीवन काल का प्रारंभिक 1/3 समय, है ना। अब कपास में होता है 40 दिन तक। कितने दिन तक? गेहूं में होता है 45 दिन तक। कुछ लोग उसको 15 से 45 लिखते हैं, कुछ लोग 30 से 45 लिख देते हैं। एक ही बात है, 1.5 महीने के पहले पहले गेहूं में अगर खरपतवार उगेंगे तो गेहूं को ज्यादा डैमेज करेंगे। एक बार गेहूं अगर 1.5 महीने का हो गया, फिर खरपतवार उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे? कपास के लिए 40 दिन, गेहूं के लिए 15 से 45 दिन। कपास के लिए 40 दिन और गेहूं के लिए 15 से 45 दिन, है ना। ये नहीं लिखना शुरुआती 30 दिन के लिए होती है। मतलब ज्यादातर फसलों का जीवन चक्र ही इतना होता है अपने पास, 3 महीने 4 महीने, इसलिए कॉमन लाइन है, फिर कॉमन में नहीं जाना। फिर ये पोस्ट इमरजेंसी में तो लिखवा दिया मैंने तुमको। किस पर प्रयोग होता है? खरपतवारों की पत्तियों। फिर लिखो मृदा सक्रिय शाकनाशी का प्रभाव 4 से 6 महीने तक रहता है। झाड़ियों का नियंत्रण एट्राजिन द्वारा किया जाता है। मृदा सक्रिय शाकनाशियों का प्रभाव 4 से 6 माह। ये ऐसे ही पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा से भी ज्यादा एक्स्ट्रा चले गए। फिर लिखो झाड़ियों के नियंत्रण के लिए एट्राजिन। बस 2-4 पॉइंट और है, फिर अपन खत्म कर देंगे। हाँ, झाड़ियों के नियंत्रण के लिए एट्राजिन। अब देखो, पहला जो शाकनाशी था दुनिया का, वो कौन सा था बेटा? 2,4-D। पर उसके साथ एक और भाई था जिसको लोग भूल गए, उसका नाम क्या था? MCPA। और MCPA का फुल फॉर्म क्या है? लिख लो फटाक से, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4-D का 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और DDT का डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। वो कीटनाशी था दुनिया का पहला। तुम अगर चार्ट पढ़ोगे तो वहां मिल जाएगा। पढ़ते हो ना तुम चार्ट? नहीं पढ़ते हो? उसमें दिया विश्व का प्रथम या भारत का प्रथम। चलो अब अगला लिखो, सीधी बुआई वाला धान। अपन ने तो लिख लिया ना पहले, क्या लिखा था? फाउलिंग फसल, सीधी बुआई वाले धान में खरपतवारों की समस्या अधिक लगती है, तो धान में खरपतवार नाशी ब्यूटाक्लोर प्रयोग होता है। दोनों लाइन लिख ली, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला ये भी लिख लिया, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। फिर लिखो मकोए को डरावना खरपतवार, हॉरिबल वीड कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैंने पूछा भी बहुत लोगों से, बोले कहते तो है गुरुजी, पर क्यों कहते हैं ये तो भगवान ही जाने। डरावना खरपतवार अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉरिबल वीड।
अफ्रीकन पायल साल्विनिया मोलेस्टा को विश्व का सबसे खराब खरपतवार कहते हैं, वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड। क्या कहते हैं बेटा? विश्व का सबसे खराब खरपतवार अफ्रीकन पायल साल्विनिया मोलेस्टा को विश्व का सबसे खराब खरपतवार वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड कहते हैं। लिख लिया? फिर लिखो विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी सल्फोसल्फिरॉन। विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी सल्फोसल्फिरॉन। विश्व का सबसे विषैला शाकनाशी सल्फोसल्फिरॉन। अब देखो, अगर शाकनाशियों की खपत की बात करें, है ना, प्रति हेक्टेयर, तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? शाकनाशियों का। फिर किसका प्रयोग किया जाता है? कीटनाशी। और फिर किसका प्रयोग किया जाता है? फफूंदनाशी। ये मात्रा के अनुसार है ना। अगर भारत की बात करें तो प्रति हेक्टेयर किसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है? कीटनाशी, फिर शाकनाशी और फिर फफूंदनाशी। इसका मतलब दुनिया में मजदूर की कमी है, इस कारण से वो खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से करते हैं, जबकि भारत में मजदूरों की कमी नहीं है, इसलिए अपन यांत्रिक विधियों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जो आने वाली होगी वो भी चली जाएगी। चल, लिख लिया? लिखो लिखो। फिर लिखो भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शाकनाशी। अभी नहीं लिखा? ये दे दो, देखो। भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शाकनाशी ब्यूटाक्लोर। भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शाकनाशी ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर कोष्टक में लिखना, धान में। तो दो प्रश्न हो गए अब। ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किस में किया जाता है और भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शाकनाशी। अब देखो, जो आपका सुपरवाइजर का पेपर 2023 का, वो 24 में हुआ। उसमें दो प्रश्न आए हैं। पहला आया है, पैराक्वेट को किस प्रकार के शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किस प्रकार का बताओ पैराक्वेट? बोले सर हमने तो दो तीन जगह पढ़ा है। बताओ, तीनों जगह बताओ कहां।
सबसे पहले तो अचयनात्मक है, दूसरा संपर्क है, और तीसरा पोस्ट इमरजेंसी। कैसा है? वेरी गुड। यहां लिखा हुआ है संकुचित, अंग्रेजी में लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब संपर्क की बात कर रहा है ना। तो वो पूछने वाले की स्पेलिंग मिस्टेक अपनी नहीं है। फिर अगला पूछा, निम्न में से अपतरण नाशी का उदाहरण कौन सा? मुझे बताओ अपतरण किसको कहते हैं? लिख लो वहां पे, अपतरण बराबर खरपतवार। क्योंकि गूगल पे अगर अपन खरपतवार सर्च करेंगे वो अपतरण समझेगा। अपतरण खरपतवार को कहते हैं, लिखवाना पड़ेगा भाई। अपतरण किसको कहते हैं बेटा? खरपतवार को कहते हैं। अब देखो मैं नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, एलिथ्रिन और जिराम। केवल एक और तीन, केवल एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं और केवल एक। फिर से बोल रहा हूं, चार नाम ले रहा हूं, उसमें गिनना के शाकनाशी कितने हैं ना। ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, एलिथ्रिन और जिराम। एक ही है ग्लाइफोसेट, बस इतना ही प्रश्न पूछा है, बाकी पूरा चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा है ना। और अपन देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं, अपने पास सब है। अब यूं तो लिखा हूं, खरपतवारों की रानी भांग को कहते हैं, है? तुम एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक पता चलेगा। चलो अपन आ जाते हैं कृषि पर्यवेक्षक 2018। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? मुझे बताओ, साइनोडोन डेक्टाइलोन किसका नाम है? साइप्रस रोटेंडस, अविना पतुआ और सिंकोरियम इंटाइबस कांसने का। कौन सा द्विवर्षीय है बताओ? कांसनी है, वेरी गुड। चलो अब गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन की मात्रा कितनी होती है? 20 से 40 ग्राम। फिर विश्व में सबसे पहले शाकनाशी का नाम बताओ। यार तुमको इतना सब कैसे पता है यार? इसका आंसर बताओ। अरे रुक जा, बताओ क्या है? बोले आंसर रट लिया हमने, तो आप प्रश्न बताओगे। चने में बुआई के पहले प्रयोग होने वाला शाकनाशी। हर चने में किसका उपयोग करते हैं? सभी दलहनी और सभी तिलहनी फसलों में बुआई से पहले फ्लूक्लोरेलिन का, और अंकुरण से पहले पेंडिमिथर। वो चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सरसों, मूंगफली सब लिख देगा तो भी उत्तर वही रहेगा, सभी दलहनी और सभी तिल। ऐसे याद कर, ठीक है। चलो अब बताओ, जेईटी सीयूटी के भी करवाऊं क्या? देखो एक परीक्षा में अगर प्रश्न आया ना एग्रीकल्चर में, तो वो दुनिया की किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ये ध्यान रखना है, जिंदगी में एग्रीकल्चर का काम ही ऐसा है। चलो देखो डरा दिया ना। निम्न में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में छोटी पत्ती वालों का नियंत्रण करता है? कौन सा करता है? मेट, सल्फ्यूरॉन, मेथाइल। ये कब पूछा बेटा? 2024 के जेईटी में। सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है एस्परगुला। कहीं भी अपवाद शब्द का प्रयोग हुआ क्या? अपवाद पूछते न्यू थोड़ी लिखेगा वो कि अपवाद है। निम्न में से माइको हर्बिसाइड है। माइको हर्बिसाइड का क्या मतलब? देखो माइक्रो अलग शब्द है और माइको अलग शब्द है, वो लगा के बताया था मैंने। तो बताओ माइको हर्बिसाइड कौन सा है? कोलेगो। चार ही तो है, डिवाइन, बाइपोलरिस, कोलेगो और बाइलोफोस या बायोमल।
खरपतवार निकलने से पहले, प्री इमरजेंस, डायरेक्टली तो लिख दिया उसने। कौन सी फसल, पौधा तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था दर्शाता है? ऐसा नहीं लिखा तुमने कहीं भी? लिख लो। लिख रखा है? सच बताओ। लिख लो, जंगली जई में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती। ये बीज विज्ञान में भी पढ़ाया ना मैंने, वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा। वहां सुषुप्तावस्था के साथ लिखा देते। जंगली जई में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती। अब तीनों प्रकार कौन कौन सी? जन्मदात, प्रेरित और बलकृत, प्राथमिक, द्वितीय, बलकृत, है ना? ये अपन बीज विज्ञान में पढ़ते हैं। अगला लिखो, सांवा को बिलियन डॉलर ग्रास कहते हैं। मिलियन नहीं, बिलियन, बिलियन। सांवा को बिलियन डॉलर ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बिलियन डॉलर ग्रास। सांवा को बिलियन डॉलर ग्रास कहते हैं। इतनी कीमती, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी है, पर उसका सिर्फ उत्पादन कम होता है, नहीं तो गेहूं को रिप्लेस कर सकता है वो, है ना? इसलिए बिलियन डॉलर ग्रास। अभी रिसर्च चल रहा है। अवांछनीय, परेशानी और मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवारों को कहते हैं अनिष्टकारी खरपतवार, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि यहां तो विशेला लिख दिया और इसके अंग्रेजी में नॉक्सियस लिख दिया। तो ये गलती किसकी है? जिसने जेईटी का पेपर बनाया, है ना? वर्तमान समय में आइसोप्रोटीरोन की जगह किसका उपयोग करते हैं, है ना? यहां भी उन्होंने क्या लिख रखा था? मेड सल्फ्यूरॉन। इतने खतरनाक पेपर बनाने वाले हैं। क्या लिख रखा था? फिर चारों में से ही उत्तर लगाना था, तो फिर क्या लगाना पड़ा? मेड। ना तो सिमाजिन, ना 2,4-D, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता? पंडित मित्र, यह किसी खेत स्थानीय क्षेत्र से खरपतवारों का संपूर्ण उन्मूलन है। अब बोलो, प्रश्न पूछा कि उत्तर पूछा? प्रश्न में उत्तर दे के पूछ रहे। उन्मूलन को क्या? पेंडिमिथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? टंकी में भर के। बताओ कब किया जाता? अब तो अंग्रेजी देखना पड़ेगा कि नहीं? अंग्रेजी में बताओ। प्री इमरजेंस, निर्गमन पूर्व। मोते का प्रवर्धन होता है प्रकन से। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, मतलब 2016 से ये चौड़ी पत्ती पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। 2016, 21, 24, सोचो सुपरवाइजर में कब आ जाएगा? 25, 26 में। चलो वैकेंसी को तो 25 ही नाम दें। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण है तो अंकुरण पश्चात। एमेजा ओरोबंकी कौन सी फसलों का खरपतवार? ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित? जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ है, 1 वर्षीय। अच्छा, कुछ बच्चे है ना आर्ट, कल्चर और जियोग्राफी इतना भयंकर पढ़ रहे हैं कि वो भूल ही गए 60 नंबर का तो एग्रीकल्चर आएगा। हाँ, बहुत सारे हैं। आर्ट कल्चर विषय ऐसा है कि उसमें बहुत सारी कलाकारियां चलती है, तो वो सर ऐसे पढ़ाते हैं कि आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नाम का शाकनाशी किस समय प्रयोग किया जाता? कब किया जाता बेटा? फसल की बुआई से पहले। ये तो कर लिया अपन ने। ये करके बताओ। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, तुम कंफ्यूज। बरसीम का खरपतवार कौन है? चिकोरी किसको कहते हैं? कांसनी को, कॉमन चिकोरी, है ना? गेहूं का? जंगली जई। धान का? और चाय का? बस खत्म। और क्या उत्तर क्यों ही देखना आपने को? ये भी कर लिया। सही कथनों को चुनिए, ऐसा पूछ रहा है ना। साइप्रस एस्कुलेंटस की गांठें मध्यका की वृद्धि को प्रभावित करती है।
फसल चक्र सभी खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। सभी सभी नहीं। जंगली जई के बीजों का स्राव गेहूं के अंकुरण को रोकता है। यस, कोई घास और जंगली जई। बीज या बनाना प्रारंभिक खरपतवारों की संख्या को बढ़ावा देती है, रोकती है। आवरण फसलें अंत शस्य फसल के रूप में खरपतवारों पौधों को दबाने हेतु लगाई जाती। मतलब अपने को दो तो बिल्कुल गलत मिले हैं, बी और डी, और एक पे अपने को आ रहा है थोड़ा सा। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी बी है। क्या उत्तर आएगा? बस और क्या, ये तो कर दिया, नहीं करा? देखो 50% वाला 1.5 किलो डालना है तो कुल कितना डाल दें? 3 किलो। ये कैसे हुआ? अरे 50% वाला डबल डालना है, ठीक है, वेरी गुड। ये तो अगले चैप्टर का आ गया इसमें। भाई रुक जा रहे हो? द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, कहां पूछा था? सुपरवाइजर 2018 में, है ना? 20 में, 23 में, 24 का नहीं, 18 में होगा या 21 में? वो ले जाके कहां पूछ लिया? सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है? पूरा चैप्टर पढ़ लो और ये प्रश्न पूछ लेता है। बहुत खतरनाक है पूछने वाले लोग। निम्न खरपतवारों में से शाकनाशी मक्का के लिए प्रयोग होता है, नहीं किया जाता। ये देखो, इसी की बात करी थी अपन ने। निम्न में से कौन सा मक्का के लिए प्रयोग नहीं किया? निम्न में से कौन सा गेहूं की खड़ी फसल में प्रयोग नहीं किया जाता है? अरे ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट किसी भी खड़ी फसल में उपयोग, ठीक है। बाकी तो अपन ने लिख रखा मक्का में कौन कौन यूज होते हैं, एलाक्लोर, सिमाजेन, एट्राजेन। चलो, कब पूछा है? लासो किसका व्यवसायिक नाम? अनिष्टकारी खरपतवार कांग्रेस घास भारत में कहां से आया? आया तो मेक्सिको से है, पर एट्राजिन एक प्रकार का, बहुत कठिन प्रश्न है। चने में शाकनाशी के नियंत्रण के लिए उपयुक्त रसायन है फ्लूक्लोरेलिन। अभी तो पढ़ा ना अपन ने, बस वही आ गए अपन वहां पे, फ्लूक्लोरेलिन, ठीक है। तो ये चैप्टर, अब अपने को एक चीज और पढ़ना है। वैसे तो मैं और पढ़ा सकता हूं तुमको, पर थोड़ा सा इतना सा लिखो, शाकनाशियों के कुल, शाकनाशियों के, खरपतवारों के, खरपतवारों के कुल। जो ग्रेमिनी कुल के होंगे वो सारे सकरी पत्ती वाले होंगे, है ना, जो 240 से बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? देखो, गेहूं ग्रेमिनी का है तो गेहूं सा भी, धान अगर ग्रेमिनी का है तो जंगली धान भी ग्रेमिनी का है, सांवा भी ग्रेमिनी का। अगर गन्ना ग्रेमिनी का है तो कांस भी, संजना साहू 8th बैच, डॉटर ऑफ मुकेश जी, नहीं आई तो है। हाँ, चलो, फिर मुझे बताओ, अगर ज्वार ग्रेमिनी फैमिली का है तो बरू भी काय में आ जाएगा? ग्रेमिनी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है? तो जो जंगली रिश्तेदार है हमारी फसलों के, वो सब किस में आ जाएंगे? उन्हीं की फैमिली में आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि दूब घास का कुल क्या है ना। पर यहां एक आदमी धोखेबाज है, उसका नाम है मोथा। मोथा का नाम क्या है? साइप्रस रोटंडस, और उसकी कुल क्या है? साइप्रेसी। जैसे हिरणखुरी का नाम क्या है? तो उसका कुल क्या हो जाएगा?
लेग्यूमिनेसी में कौन आएगा? सेन जी, गाजर घास का कंपोजिटी है ना। नाम तो घास रख रखा, वो घास है ही नहीं, वो ना तो सकरी पत्ती वाला है, ना ही उसका कुल ग्रेमरी। हाँ, अच्छा, बेशरम भी किस में आता है? कॉर्नवॉल विलेसी में। कंपोजिटी में आएगा। डाजर ढांस। अच्छा, पेपे वेरेसी में कौन आएगा? सत्यानाशी। और सोलेनेसी में? मकोय। सोलेनम नाइग्रम। नाम में ही कुल छुपा रहता है, ध्यान से ढूंढना है बस। बथुआ काय में आएगा? सिनोपोडेसी। बोले सर आप खत्म ही नहीं हो रहे, रुक ही नहीं रहे। रुकने का काम ही नहीं है। अरे रुक जाओ। सिनोपोडेसी का एक और नाम क्या है पता है तुमको? चुकंदर, पालक और बथुआ। एमरेंथेसी या सिनोपोडेसी का। तो एमेरेंथस स्पोनोसिस और एमेरेंथस विरिडिस किस में आएगा? वो भी इसी में आ जाएगा। लिख लिया बेटा? चले आगे, अगला चैप्टर शुरू कर दें क्या? है? क्यों, कल क्या मुहूर्त है भाई? तुम तो यूं कहते हो कि कोर्स जल्दी खत्म करो, और फिर ऐसे कोई बात होती है क्या यार? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? तुमने कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करी होगी। ला, 119 जल कुंभी का जैविक शत्रु है। आंसर की में तो करेक्शन अपन कर सकते हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं ना। अगर आंसर की में कुछ और दे रखा हो तो मुझे बता देना, ठीक है? बता दोगे? मैं अगली वाली बुक में करेक्ट करवा देता हूं। जब भी याद रखना है ना कि अपन ने जो क्लास में पढ़ा और आंसर की में अपने को दिख रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर चेंज कर लेना। और 119 में चेंज कर लेना, लिख लो भले नीलाए हो तो भी। और बताओ। है? 14 नंबर क्या लिखा है बता? कपास में? कपास में सीड कॉटन वाला? हाँ, इधर देखो। अब देखो, उसमें लिखा था कि कपास में सीड कॉटन का भार होता है 200 ग्राम, और उसमें से रुई का भार ऐसा अलग से लिखा ना, 100 ग्राम। पर किसी ने उस सीड कॉटन की जगह क्या लिख दिया बेटा? बीज का भार। अब दोनों बातें एक होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। अगर ये वाला प्रश्न होता तो इसका आंसर होता 50%, जो आंसर की में दिया हुआ है। ये ओरिजिनल प्रश्न था, किसी ने इसकी संरचना में क्या कर दिया? परिवर्तन। अब ये कुल पदार्थ कितना हो गया? 200 ग्राम तो बीज हो गया, और 100 ग्राम क्या हो गया? रुई।
तो 200 प्लस 100 गुणा 100। अब इसका उत्तर क्या आना चाहिए? 33। तो आपके पास जो बुक है, मैं बता देता हूं बेटा, कपास का चौथा है ना ये? कपास की एक्सरसाइज शीट में चौथा क्वेश्चन 14th क्वेश्चन का आंसर 33% आएगा। पर अपने को ये ध्यान रखना है कि ये असली प्रश्न कौन सा वाला है। अगर सीड कॉटन लिखा रहे तो फिर उत्तर क्या आएगा? 50%, क्योंकि सीड कॉटन के अंदर दो चीजें होती है, एक रुई होती है और एक बीज होता है। ठीक है, चलो। और जो भी मिस्टेक हो ना अभी आज मुझे बता दो कहीं भी, क्योंकि एक और ऑर्डर कर रहे हैं अपन 2000 किताबों का, तो उसमें तो सही हो कम से कम। हाँ? ब्रेसी का नाइग्रा, काली राई, राई का कहां बता रहा है? क्वेश्चन नंबर बता दो तो है। सरसों में 26, ब्रेसी का नाइग्रा, काली सरसों, ब्लैक मस्टर्ड, है ना, या काली राई या बनारसी राई। ठीक है, ठीक। और बता दो जल्दी से दो चार, मैं मैसेज कर ही देता हूं उनको डायरेक्ट। एक और कौन सा बताया था बेटा तूने? वीड में 119। और बताओ पटाख से। अरे 5 बैच वालों, तुम तो खत्म हो चुके हो ना, घर क्यों नहीं जाते हो? सिंचाई पढ़ना है तुमको। चलो और बताओ। हाँ अब लिखो, मुझे याद आया, तुमको याद नहीं आया। पत्थर चट्टा का नाम, पत्थर चट्टा का, है ना? देखो, ये जो पत्थर चट्टा है ना, पिछले 20 सालों से पढ़ाया जा रहा है ट्रायंथेमा मोनोगाइना, है ना? पर इसका वास्तव में नाम है कालनचोई पिन्नाटा। क्या नाम है? तो अपने को देखना है कि अगर कालनचोई पिन्नाटा ऑप्शन में मिल जाए तो फिर ये सही है, पर ये मिलने की संभावना मुझे कम दिखाई दे रही है। तो फिर अपने को वही उत्तर लगाना जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि पूरा राजस्थान ट्रायंथेमा मोनोगाइना पढ़ सकता है। और मुझे पूरा शक है कि जो बायोलॉजी वाले पढ़ाते हैं ना बायोफिल्म, वहां से ये मामला शुरू हुआ है ना? एक बार मैं चर्चा करूंगा बायोलॉजी वाले सभी फैकल्टी से। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? कालनचोई। एक बच्चे ने बताया मुझे कि सर एक बार आप पत्थर चट्टा सर्च करना, आपको क्या मिलता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लूंगा मैं। सही बताया उसने। ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे देश में। ऐसी पत्तियां रहती है उसकी। पीछे करूं? ये लो, पत्ती नहीं बनाना है, फोटो दिखा देता हूं मैं, वो फोटो बनाना है। चले आगे बेटा। है, चलो नहीं यार। ये क्या पढ़ रहे हो रे तुम? ये ऐसी पत्तियां होती है इसकी, है ना? अंदर की तरफ कट लगे हुए होते हैं। ये तो।
बेटा मैं देख पुराने जमाने का आदमी, ज्यादा इंटरनेट चलाना मुझे नहीं आता। ये ऐसे कट लगे रहते हैं ना पत्तियों में अंदर, तो ये पर्व कलिका है, यहां से नया पौधा निकल। अच्छा, अब जब भी एक चैप्टर खत्म होता है ना, तो उसके बाद कम से कम 4 5 7 लाइन या आधा पेज खाली छोड़ते, फिर नया चैप्टर लिखते हैं, ताकि जब डीपीपी एक्सरसाइज या किसी दूसरी किताब या कोई नोट्स या कोई दोस्त आके बताए कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसके लिए अपने पास थोड़ी सी जगह बच जाए। क्लियर है मामला? पक्का पक्का? अच्छा, आ जाओ अगला चैप्टर लिखो। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी लिखते जाओ फटाफट। प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल इरोजन। लिखा बेटा? सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल इरोजन। अब इसमें 3 टॉपिक है कंबाइन। एक मृदा उर्वरता अलग टॉपिक है पूरा, एक मृदा उत्पादकता, और एक मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण। तुमको किशन सर ने तो नहीं पढ़ाया ना मृदा क्षरण मृदा संरक्षण? सॉइल वालों ने? पक्का? सॉइल स्टार्ट ही नहीं हुई, सच बताओ। चलो अब देखते हैं। तो ये चैप्टर अपन मंडे से पढ़ेंगे। अब देखो, 2 बातें हैं। कोई मुझसे पूछे सुपरवाइजर में कोर्स कहां तक पहुंचा, या तो मैं कहूं कि खरपतवार खत्म हुआ है, या तो मैं कह दूं कि सॉइल फर्टिलिटी चल रहा है। ठीक है, तुमको भी याद रहेगा कि कल क्या पढ़ के आना है। आज 8 तारीख है, कल संडे को क्लास लगा ले क्या? कैसे?